हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं मोनिका स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीजे दिस साइड में। हमारा आज का टॉपिक है एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। एनालिटिकल का मतलब होता है विश्लेषणात्मक, जिसमें हम जॉन ऑस्टिन, हैंस केल्सन, एच.एल.ए. हार्ट को पढ़ेंगे। हार्ट नहीं, हार्ट। विश्लेषणात्मक का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कानून की प्रकृति, उद्देश्य, विशेषताओं और कार्यों की जांच करके कानून की व्याख्या करना। और विश्लेषणात्मक जो स्कूल है वो कहता है कि कानून संप्रभु का निर्देश है। अब संप्रभु से मतलब सर्वोच्च या सर्वोपरि से होता है। ठीक है। विधि शास्त्र का जो विश्लेषणात्मक स्कूल है उसे प्रत्यक्षवादी आंदोलन भी कहते हैं, क्योंकि उस समय विधि के प्राकृतिक सिद्धांतों ने विधि शास्त्र सहित सामाजिक विज्ञानों पर वैज्ञानिक पद्धति के बढ़ते प्रभाव के कारण अपनी प्रासंगिकता खो दी। जो प्राकृतिक स्कूल था वहाँ पे हम नैतिकता की बात कर रहे थे, ईश्वर के कानून की बात कर रहे थे, ईश्वरीय कानून की बात कर रहे थे। तो इन चीज़ों का महत्व एनालिटिकल तो आते आते कम हो गया। जॉन ऑस्टिन, हैंस केल्सन और हार्ट क्या कहते हैं कि कानून जैसा है को ऐसे देखिए, ना कि कानून जैसा होना चाहिए, इसको हमें देखना है। चलिए शुरू करते हैं। विश्लेषणात्मक न्यायशास्त्र स्कूल की विशेषताएं क्या हैं? पहला हमने अभी बताया, कानून क्या है पे ध्यान केंद्रित होना चाहिए, ना कि कानून कैसा होना चाहिए। कानून की शक्ति का आधार जो इसे बनाते हैं और लागू करते हैं। शक्ति आती कहाँ से है? कानून को कहाँ से मिलती है? जो इसे लागू करते हैं, अधिकारी, संविधान, इन चीज़ों से। प्रत्यक्षवादी कहते हैं कि कानून में कोई निहित नैतिक पहलू नहीं है। कानून, अभी हम प्राकृतिक लॉ स्कूल में क्या पढ़ते आ रहे थे? नैतिकता पढ़ते आ रहे थे। और जो कि प्रत्यक्षवादी कहते हैं कि इसका कोई नैतिक पहलू नहीं है। कानून और न्याय के बीच अंतर है। ठीक है। प्राकृतिक कानूनों का विरोध करते हैं जो तर्कसंगता, प्रकृति, ईश्वर पर निर्भर करते हैं। यहाँ तक समझ आई कि कानूनों का कोई संबंध नहीं है नैतिकता से। ये हम एनालिटिकल स्कूल में पढ़ते हैं। ऑस्टिन, केल्सन और हार्ट सभी के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे कि क्या क्या कहा है और तीनों में कितनी सिमिलरिटी है। एनालिटिकल स्कूल कहता है कि कानून को उसके वर्तमान स्वरूप में परखना है, संप्रभु प्राधिकरण के निर्देश को देखना है, वास्तविक सिद्धांतों का अध्ययन करना है। जो हम अभी कह रहे थे, कानून कैसा होना चाहिए उससे लेना देना नहीं है, इसका हमें उसके वास्तविक सिद्धांतों का अध्ययन करना है। एनालिटिकल स्कूल की शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत ऐसे हुई, 18वीं शताब्दी तक जो प्रचलित प्राकृतिक कानून थे उनको चुनौती दी गई, क्योंकि अब विज्ञान का महत्व बढ़ने लगा था। लोग तर्क को ही मानने लगे थे। चलिए ऑस्टिन को पढ़ते हैं। ऑस्टिन ने क्या कहा है? जो विश्लेषणात्मक स्कूल के संस्थापक हैं वो ऑस्टिन को कहा जाता है। विश्लेषणात्मक और प्रत्यक्षवाद शब्द ऑस्टिन ने गढ़े। अभी हमने कहा था कि विश्लेषणात्मक स्कूल को प्रत्यक्षवादी आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि इनका विश्वास प्रत्यक्ष पे है। ऑस्टिन के अकॉर्डिंग कानून की क्या डेफिनेशन है? एक बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा किसी बुद्धिमान व्यक्ति के मार्गदर्शन के लिए बनाया गया कानून। उचित कानून ऑस्टिन के अनुसार क्या है? ईश्वर का कानून, मानव का कानून और सकारात्मक कानून। तो कहीं ना कहीं ऑस्टिन ने प्राकृतिक कानून के एक तत्व को लिया है, वो है ईश्वर का कानून। हम क्योंकि संक्षिप्त में समझ रहे हैं, तो ऑस्टिन के अनुसार कानून के जरूरी तत्व क्या है? आदेश। आदेश किसका? संप्रभु का आदेश। स्वीकृति। स्वीकृति किसकी? समाज की स्वीकृति, सर्वोच्च सत्ता की स्वीकृति और संप्रभु अधिकार। ऑस्टिन जिस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा जोर देते हैं वो ये है कि कानून संप्रभु का आदेश है, जो अपने विषयों को, विशिष्ट कार्यों को करने या ना करने का आदेश देता है, साथ ही गैर अनुपालन के लिए दंड की धमकी भी देता है। अब ऑस्टिन की आलोचना कैसे की गई है? जो डुगॉइट हैं, एक न्यायविद, उन्होंने क्या कहा है? कानून बनाने के लिए अप्रतिबंधित और पूर्ण शक्ति वाला संप्रभु मिलना असंभव है।
आधुनिक सामाजिक और कल्याणकारी कानून पर आदेश की अवधारणा लागू नहीं करते। जैसा ऑस्टिन ने कहा है कि कानून संप्रभु का आदेश है, तो डुगोइट इस बात को मना करते हैं कि ऐसा संप्रभु मिलना असंभव है। हमने समझा कि ऑस्टिन का कानून क्या है, आदेश, स्वीकृति और संप्रभु। चलिए अब हम पढ़ते हैं हार्ट की कानून की अवधारणा क्या कहती है। हार्ट बात करते हैं सामाजिक स्वीकृति की। हार्ट ने अपने कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कर्तव्य बनाम जबरदस्ती, आंतरिक और बाहरी तत्व, प्राथमिक और द्वितीयक नियम, इनका उल्लेख किया है। कर्तव्य बनाम जबरदस्ती में क्या है? कर्तव्य है कि लोग न केवल कर्तव्य की भावना से बल्कि इसलिए भी इस मानदंड का पालन करते हैं क्योंकि वे दूसरों से भी ऐसा ही करने की अपेक्षा करते हैं। कानून में सामाजिक मानदंड शामिल हैं जो कानूनी विनियमों का रूप लेने के लिए विकसित हुए हैं। इसीलिए तो कानून को हम फॉलो करते हैं, हम फॉलो करेंगे, दूसरे लोग भी फॉलो करेंगे। सब लोग ही कानून तोड़ेंगे तो एक तानाशाही हो जाएगी, रंकुशा हो जाएगी सब जगह। तो सामाजिक स्वीकृति की बात हार्ट करते हैं। सेकंड दिया है उन्होंने आंतरिक और बाहरी तत्व। आंतरिक का मतलब है कि नियम लोगों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, और बाहरी तत्व है कि नियमों का आदतन पालन किया जाता है। और स्वीकार कैसे किया जाता है? स्वीकार ऐसे किया जाता है कि हम किसी को मार देंगे तो हमें फांसी होगी, हम किसी और के घर में जाके रहने लगेंगे, नहीं रहेंगे ना कोई किसी के घर में, सब अपने घर में रहेंगे, तो वो उसका आदतन पालन है कि हम सिर्फ अपनी ही चीज़ों पे अधिकार दिखाते हैं और हम वो ज़रूरी काम करते हैं जहाँ हम अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करते हैं। तो कानून हमारी आदतों में है। एक छोटे बच्चे वो भी कानून का पालन करता है, उसे पता थोड़ी है, लेकिन वो उसकी आदत में है। प्राथमिक और द्वितीयक नियम क्या है? प्राथमिक नियम होते हैं जो आचरण के मानदंड स्थापित करते हैं, और द्वितीयक होते हैं वो नियम जो प्राथमिक नियमों को निर्धारित, लागू, समाप्त या संशोधित करते हैं। जैसे संविधान जिन नियमों को तय करता है वो द्वितीयक नियम है। ठीक है। हार्ट के कानून को फॉलो करने के लिए अधिकारियों को इसका बहुत सख्ती से पालन करना चाहिए। जब अधिकारी अपना कर्तव्य सही से करते हैं, लोगों में डर बनता है और वो कानून का फॉलो करते हैं। फिर हमने ऑस्टिन में पढ़ा कि कानून क्या है, आदेश, स्वीकृति और संप्रभु अधिकार। और हमने हार्ट में पढ़ा कि कानून क्या है, कानून लोगों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं और द्वितीयक तत्व के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। चलिए कैल्सन पढ़ते हैं। कैल्सन को कैल्सी नाम से भी बोलते हैं। इन्होंने कानून का शुद्ध सिद्धांत दिया और इनकी एक बुक भी है शुद्ध सिद्धांत को लेकर। बुक का नाम है द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। अभी तो हम बाहरी प्रभाव पढ़ रहे थे हार्ट के अकॉर्डिंग भी, लेकिन कैल्सन कहते हैं कि कानून को बाहरी प्रभावों जैसे सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक कारकों से मुक्त बनाना है। कानून की तकनीकी और तार्किक रूप से आत्मनिर्भर पहलुओं पर कैल्सन ध्यान केंद्रित करते हैं। कानून की मानक प्रकृति क्या है? दबावपूर्ण आदेश। यदि कोई चोरी करता है तो कानून निर्धारित करता है कि उस व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए। तो दबावपूर्ण आदेश ही कानून है। जो उसका स्टैंडर्ड है वो दबावपूर्ण आदेश है। सभी लोग, कोई किसी की जेब नहीं काटता, कोई किसी को मार नहीं सकता, सब लोग ही दबाव में है, वरना हर कोई किसी एक दूसरे के ह्यूमन राइट्स को लेते रहेगा। चलिए, मानदंडों का समूह जो मंजूरी निर्धारित करता है। संक्षेप में कैल्सन के बारे में लिखना है कि मानदंडों का समूह जो मंजूरी निर्धारित करता है। मानदंड क्या है वो हम आगे देखेंगे। न्यायशास्त्र मानदंडों के पदानुक्रम का अध्ययन है, जिसमें प्रत्येक मानदंड की वैधता एक श्रेष्ठ मानदंड ग्रांड नॉर्म पर निर्भर करती है। ये ग्रांड नॉर्म किसके लिए बोला है? उदाहरण के लिए संविधान जो है वो ग्रांड नॉर्म है, क्योंकि हर चीज़ की जांच जो होगी, हमारे जो बाकी कानून हैं आईपीसी, सीआरपीसी, वो अपनी वैधता संविधान से ही तो जांच करते हैं। आईपीसी में कोई ऐसा कानून है जो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है, अगर ऐसा कानून है तो वो अवैध हो जाएगा। यही इसका ग्रांड नॉर्म है। तो कैल्सन के अकॉर्डिंग सभी कानून कहाँ से आए हैं? ग्रांड नॉर्म से। बहुत बार पूछा जाता है कि ग्रांड नॉर्म की थ्योरी किसने दी है? तो कैल्सन ने दी है। कैल्सन के शुद्ध सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं? विज्ञान के रूप में कानून। उन्होंने कानून को तर्क के माध्यम से समझाया। सकारात्मक कानून के रूप में ग्रांड नॉर्म, जहां अन्य सभी मानदंड एक दूसरे से संबंधित हैं।
कानून जैसा है पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि विश्लेषणात्मक कानून कानून जैसा है उस पर ध्यान केंद्रित करता है, ना कि कानून कैसा होना चाहिए। कानून और नैतिकता, उन्होंने कैल्सन ने दोनों में कठोर पृथक्करण किया कि कानून का नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। विधि का सिद्धांत एक रूप होना चाहिए। विधि वही तो है जो सभी समय और स्थानों पर एक साथ लागू हो, सभी लोगों के लिए सेम हो। 4 लोगों के लिए अलग विधि हो, 4 लोगों के लिए अलग है, कहीं पे कोई और लॉ चल रहा है। तो कानून में अगर एक रूपता नहीं होगी तो कानून कमज़ोर होगा। इसकी आलोचना क्या है कैल्सन के सिद्धांत की? उनकी आलोचना ऐसे ही की गई है कि अब हर चीज़ के ग्रांड नॉर्म क्या है, किसे माना जाएगा, कि ये बहुत कंफ्यूज करने वाली थ्योरी कैल्सन ने दी है। इस बेस पे उनकी आलोचना की गई है। चलिए, अब हमने समझा ऑस्टिन का संप्रभु का आदेश, हार्ट की सामाजिक स्वीकृति और कैल्सन का शुद्ध विधि का सिद्धांत। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। गुड लक।